विपक्ष के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विपक्ष को झटका दे रही है। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है पीएम मोदी से मुकाबला करने की, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दे रहे हैं। नए वक्फ कानून को लेकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाले हुए हैं। सिब्बल और सिंघवी को लग रहा था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को अपनी दलीलों से खुश कर देंगे और मोदी सरकार के नए वक्फ कानून पर स्टे लगवा देंगे। इसीलिए कपिल सिब्बल और सिंघवी ने काफी कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी दाल नहीं गली। मोदी सरकार ने सिब्बल और सिंघवी को बैकफुट पर ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई टालते हुए ये कहा कि इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। सिब्बल और सिंघवी को ये लग रहा था कि 5 मई को शीर्ष अदालत नए वक्फ कानून पर रोक लगा देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खेला कर दिया। सिब्बल और सिंघवी पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जल्द नए वक्फ कानून पर रोक लगाने के लिए कह रहे थे, लेकिन 5 मई को सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई टालते हुए साफ साफ कह दिया कि इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। वहीं अब दर्शक नए वक्फ कानून के समर्थन में हैं या खिलाफ, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दर्शकों, भारत में वक्फ की कुल संपत्ति 8,72,000 एकड़ है। ये संपत्ति इतनी ज्यादा है कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। 2009 में ये प्रॉपर्टी करीब 4 लाख एकड़ ही थी, जो अब दोगुनी हो चुकी है। कई लोग वक्फ बोर्ड पर उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा चुके हैं। इससे पहले वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में वक्फ बोर्ड यूजर को सही बताया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए 1332 पेज के हलफनामे में पुराने वक्फ कानून को प्रावधानों को हवाला देते हुए कहा गया कि वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन साल 1923 से ही अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया और इसे वास्तव में चौंकाने वाला बताया कि साल 2013 के संशोधन के बाद औकाफ एरिया में 116% की बढ़ोतरी हुई है। दर्शकों, विपक्ष को सिर्फ तुष्टीकरण वाली राजनीति करनी है और अपने वोट बैंक को खुश करने से मतलब है। बाकी वक्फ बोर्ड लोगों की जमीनों पर कब्जा करता रहे, विपक्ष को इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो वक्फ बोर्ड को इस तरह से खुली छूट नहीं दे सकता। वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दूसरी तरफ मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ भी कई कड़े फैसले ले रही है। सोमवार को इटली के मिलान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडिशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात कर पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद करने की मांग की। वहीं आगे इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा दूसरी खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहे हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। दर्शकों, रवीश कुमार भारतीय मीडिया में एक ऐसा नाम थे जिसे अपने होने का ऐसा गुमान था कि उन्हें लगता था कि टीवी उनका पर्याय है और वो लोगों को कह देते थे कि टीवी मत देखिए, कभी भी किसी को गोदी मीडिया कह देना और अपने भीतर कभी झांकना भी नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि रवीश कुमार फेक न्यूज फैलाने की फैक्ट्री सी बनते जा रहे हैं जो सिर्फ भ्रम फैलाते हैं अपने मालिकों को खुश करने के लिए। मोदी विरोध के चक्कर में रवीश कुमार कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। रवीश कुमार को कोई मतलब नहीं कि वो जो कर रहे हैं उससे देश का कितना नुकसान हो रहा है। उन्हें तो बस हर हाल में मोदी का विरोध करना है। दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले रवीश कुमार अपने मालिक के गोद में ऐसे बैठे हैं कि फेक न्यूज फैलाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। लेकिन इस बार वो रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। दर्शकों, अभी एक दिन की बात है कि रवीश कुमार ने किसी की एफबी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि गोदी मीडिया ने दर्शकों को बेवकूफ बनाने के लिए खूब मेहनत की है और उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन हड़बड़ाहट में वो एक ऐसी फोटो शेयर कर गए जिसमें आज तक की पूर्व एंकर की फोटो थी, शुभंकर मिश्रा की, जिन्होंने टीवी छोड़ दिया है। जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ तो शुभंकर मिश्रा ने रवीश कुमार की क्लास लगा दी। शुभंकर मिश्रा ने रवीश कुमार को टैग करते हुए लिखा कि डियर रवीश सर, आपसे बेहतर की उम्मीद है, आप फेक न्यूज क्यों वायरल कर रहे हैं। कल अशोक कश्मीर ने इसे एफबी पर पोस्ट किया और फिर माफी तक नहीं मांगी। आज आपने ये एफबी पोस्ट किया और लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। आशा है पोस्ट से मेरी फोटो डिलीट करेंगे।
मैं अब टीवी के लिए काम नहीं करता हूँ। जिसके बाद रवीश झेपते हुए लिखते हैं, मैंने डिलीट कर दिया आपका पोस्ट देखने के बाद। शुक्रिया गलती की तरफ ध्यान दिलाने के लिए। दर्शकों देख रहे हैं कितनी जल्दबाजी है रवीश जी को मोदी सरकार को बदनाम करने की। वो फेक न्यूज भी फैलाने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन अब देश के लोग जान गए हैं कि कैसे मोदी सरकार और भारतीय मीडिया को बदनाम करने के लिए रवीश कुमार फेक न्यूज फैला रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। दर्शकों रवीश कुमार ने भारतीय न्यूज चैनलों के जिस हेडलाइन को शेयर किया है कि गोदी मीडिया ने दर्शकों को बेवकूफ बनाने के लिए खूब मेहनत की और जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे, उसमें लिखा है, लो हो गई भारत की जीत, आज पाकिस्तान की आखिरी रात। ऐसे में ये बात साफ है कि भारत का मीडिया पाकिस्तान पर निशाना साध रहा है और भारत की जीत बता रहा है। तो रवीश कुमार को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या मोदी विरोध के चक्कर में वो इस हद तक गिर गए कि भारत की जीत से उन्हें तकलीफ हो रही है? वहीं रवीश कुमार के इस पोस्ट को लेकर लोगों ने उन पर निशाना साधा। एक यूजर ने लिखा कि सर जी गलती नहीं हुई आपसे, वैसे तो बड़े बुद्धिमान बनते हो खुद के शो में, सब मालूम है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और पत्रकारों को और देश के मीडिया चैनल्स पर पीएचडी कर रखी है और खुद जो पोस्ट करते हो उसका फैक्ट चेक तक नहीं करते। असल में गलती नहीं हुई, झूठ फैलाना था। दर्शकों दूसरों को पत्रकारिता का प्रमाण देने वाले रवीश कुमार का हाल कैसा हो गया है ये साफ है। जनता के साथ ही उनके वरिष्ठ पत्रकार भी उन्हें आईना दिखा रहे हैं। वहीं इससे पहले रवीश कुमार ने भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान के लिए पानी रोके जाने का मजाक उड़ाया था। रवीश कुमार का कहना था कि क्या ये संभव है कि आप बांध बनाकर सतलुज और व्यास जैसी नदियों का पानी रोक सकें? उन्होंने जल शक्ति मंत्री द्वारा पाकिस्तान को एक बूंद पानी न देने वाले बयान पर भी तंज कसा था। रवीश कुमार ने बेशर्मी से पूछा था कि 6 नदियों का पानी रोकना कौन तय करेगा, प्रकृति या पीएम मोदी? वो इतने पर ही नहीं रुके बल्कि पानी नहीं देंगे और प्यासा मार देंगे जैसे सोशल मीडिया में चल रहे संदेशों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो यहाँ तक कह गए कि बीजेपी को पानी के रूप में एक नया हथियार मिल गया है। कुमार इतने परेशान हो गए हैं कि पाकिस्तान की आलोचना करने वाले भारतीय न्यूज चैनलों को गोदी मीडिया बताकर उन पर निशाना साध रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये भारतीय न्यूज चैनल पाकिस्तान की खूब धुलाई कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस को ही फंसा देते हैं। कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए। गांधी को लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस राहुल गांधी की बॉन्डिंग करने में लगी हुई है कि कैसे भी राहुल गांधी की छवि जनता के बीच ठीक हो जाए। लेकिन हर बार कांग्रेस के किए कराए पर राहुल गांधी पानी फेर देते हैं। इस बार भी राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। दर्शकों राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाला जा सकता है। हो सकता है कि उनका बहिष्कार सार्वजनिक हो जाए। तमाम तरह की बातें हैं। दर्शकों हो सकता है कि राहुल गांधी अब अपने आप को कभी हिंदू ना कह सके और ना ही वो चुनावों के समय वो जनेऊ धारण करके प्रचार कर पाएंगे। राहुल गांधी का सारा प्रपंच हो सकता है धरा का धरा ही रह जाए, क्योंकि गांधी सिर्फ लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं और सनातन के अपमान का काम करते हैं। गांधी ये बात जानते ही नहीं है कि सनातन कितना व्यापक है और सनातन का विस्तार कितना बड़ा है। समझने की जरूरत ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार हिंदू और सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। ये उस सनातन और उसकी संस्कृति का अपमान करते हैं जो कहती है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और जो व्यापक है, जो समरस है। लेकिन राहुल गांधी तो सिर्फ अपने खास धर्म के लोगों को लुभाने के लिए सनातन के अपमान से बाज नहीं आते हैं। अब उनके लिए भी बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर किया जाना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे नेता ने भी राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला। दर्शकों बात है ऐसी कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। बद्रीनाथ स्थित शंकराचार्य आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति के संदर्भ में जो बयान दिया उससे संपूर्ण सनातन आहत है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं, अपनी किताब यानी कि मनुस्मृति में लिखा है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को 3 महीने पहले एक नोटिस भेजा गया जिसमें उनसे ये स्पष्ट करने को कहा गया था कि उन्होंने मनुस्मृति में जो बात कही है वो कहाँ लिखी है। लेकिन इतने समय के बाद भी न केवल राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही माफी मांगी। शंकराचार्य ने कहा कि जब कोई व्यक्ति लगातार हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करता हो और स्पष्टीकरण देने से बचता हो तो उसे हिंदू धर्म में स्थान नहीं दिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राहुल गांधी का मंदिरों में विरोध होना चाहिए और पुजारियों से अपील की कि वो उनकी पूजा स्वीकार ना करें, क्योंकि वो अब स्वयं को हिंदू कहने के अधिकारी नहीं है।
शंकराचार्य के इस बयान से राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज है। गांधी पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए कुछ नया है। उन्हें किसी धार्मिक संस्था द्वारा सार्वजनिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताने के राहुल गांधी के बयान से भी बवाल हो गया था। अमेरिकी दौरे के दौरान पिछले दिनों राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि सभी पौराणिक मात्र हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम उसी प्रकार के थे, वो क्षमाशील थे, वो दयालु थे। राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये देश गांधी को भगवान राम के अस्तित्व पर संदेह करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि राष्ट्रद्रोही कांग्रेस अब रामद्रोही कांग्रेस हो गई है। राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को पौराणिक और काल्पनिक पात्र बताया है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है। पहले राम मंदिर का विरोध किया और अब भगवान राम के होने पर संदेह कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी के हिंदू होने या ना होने का निर्णय केवल शंकराचार्य ही करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं, इसका निर्णय शंकराचार्य जी करेंगे और ये निर्णय शंकराचार्य जी कर सकते हैं। मैं शंकराचार्य जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक मंदिर जाने की बात है, मंदिर भगवान के द्वार है और भगवान के द्वार पर कोई भी जा सकता है। भगवान के द्वार पर वो भी आ सकता है जो भगवान को नहीं मानता। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने वाले बयान का मैं समर्थन नहीं करता। उन्होंने सनातन धर्म की उदारता पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में किसी भी समुदाय के व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर ईसाई, मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये सनातन धर्म की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि सनातन किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि सबका सम्मान करना सिखाता है। दर्शकों, सोचिए, इस देश में अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता नहीं होता तो क्या होता? आखिर कैसे ये देश संभलता? आखिर कैसे ये देश तरक्की करता? आखिर कैसे ये देश अपने से नीचे और दबे कुचले फकीर देश पाकिस्तान को लाल आंख दिखा पाता? आखिर कैसे ये देश पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का पानी रोक पाता? आखिर कैसे ये देश विश्व स्तर पर वैश्विक गुरु बनकर सब कुछ संभव कर पाता? प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी सोच और ठोस कार्रवाई की वजह से ये सब संभव हो पाया। पीएम मोदी ऐसा एक्शन लेते हैं कि चोट खाने वाला कराह भी नहीं पाता और दर्द सहन भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने बड़ी ही चालाकी से देश के भीतर हनी ट्रैप का कथित तौर पर जाल सा बिछा दिया था। कई पाकिस्तान की लड़कियां यहाँ शादी करके रह रही थीं और हो सकता है कि कई उनमें स्लीपर सेल की भी तरह काम करती हों। कौन जानता है? पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार के पाकिस्तानी आउट करने वाले आदेश के बाद देश को मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे थे। अभी तक तो हम लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान ही अवैध तरीके से भारत में रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानियों की देश में बाढ़ सी आ गई हो। कई मुस्लिम महिलाएं यहाँ शादी करके भारत में रह रही थी। मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के आदेश के बाद अचानक से कई मुस्लिम महिलाएं जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो बॉर्डर पर रोती बिलखती दिखाई दी। वहीं कई ऐसे भी महिलाएं हैं जो चोरी छिपे रह रही थी और पाकिस्तान जाने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही थी। दरअसल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में पाकिस्तान की 22 महिलाएं और 2 पुरुष कई दशकों से रह रहे थे। इसके अलावा भी कई पाकिस्तानी महिलाएं सामने आ चुकी हैं। अभी तक वो आम लोग पकड़े जा रहे थे जिन्होंने शादी की थी पाकिस्तानी लड़की से और वो लड़की भारत में रह रही थी। उन सबको तो सरकार ने बैक टू पाकिस्तान भेज दिया, लेकिन अब तो भारतीय फौज में भी ऐसा मामला निकला है कि लड़के ने, वो भी सीआरपीएफ के जवान ने, जो दिल हार बैठा पाकिस्तानी हुस्न पर और फोन से ही शादी करके चोरी छिपे सेना से भी जानकारी छिपाकर अपनी पाकिस्तानी बेगम को भारत में रख रहा था। लेकिन पीएम मोदी के एक फैसले से ऐसे लोगों का भी ताबड़तोड़ पता चल गया। दर्शकों, भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अपने जवान मुनीर अहमद को पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी की बात छिपाने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मुनीर अहमद का ये काम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया। जवान की आखिरी तैनाती देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में थी। आधिकारिक सूत्रों ने एक मीडिया एजेंसी को बताया कि उसे नए नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसके तहत जांच की जरूरत नहीं होती। सीआरपीएफ के प्रवक्ता उप महानिरीक्षक
एम दिनाकरन ने यह भी कहा कि मुनीर अहमद को पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी को छिपाने और जानबूझकर उसके वीजा की वैधता से परे उसे शरण देने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए कूटनीतिक उपायों के तहत भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद अहमद की मीनल खान के साथ शादी का पता चला था। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। दोनों ने पिछले साल 24 मई को एक वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी। सीआरपीएफ की जांच में यह भी पाया गया था कि जवान ने संबंधित अधिकारियों को अपनी शादी और उसके भारत में रहने की सूचना नहीं दी थी। आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। केंद्र सरकार ने अल्पकालिक वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों के साथ साथ भारत में इस्लामाबाद के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को देश छोड़ने का निर्देश दिया था। अन्य एक्शन में सैन्य राजनयिकों को अवांछित व्यक्ति घोषित करना, अटारी वाघा सीमा को बंद करना, सिंधु जल संधि को रोकना, पाकिस्तानी जहाजों को भारत में प्रवेश करने से रोकना और सभी पाकिस्तानी आयातों पर प्रतिबंध लगाना इसमें शामिल है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें